पसमानदा डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार में मैं फैयाज अहमद फैजी आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं, वरिष्ठ पसमानदा कार्यकर्ता परवेज हनीफ जी, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। परवेज हनीफ साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। परवेज हनीफ साहब न सिर्फ वंचित समाज के लिए मैं समझता हूं कि 30-35 वर्षों से संघर्षरत है, बल्कि वन्य जीव कार्यकर्ता भी हैं। वन्य जीवों के लिए भी आपने एक महत्वपूर्ण काम किया है। आपका एक अपना इस मामले में एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और समाज का जो वंचित तबका है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समाज के अंदर अदा कर रहे हैं। और जहाँ तक पसमानदा आंदोलन की बात है, तो पसमानदा आंदोलन में मैं समझता हूँ कि वर्ष 85-86 से आप सक्रिय हैं और इस वक्त पसमानदा कार्यकर्ताओं में आपकी स्थिति भीष्म पितामह की स्थिति है। तो मैं पसमानदा डेमोक्रेसी के माध्यम से चैनल के माध्यम से मैं परवेज हनीफ साहब का स्वागत करता हूं। परवेज हनीफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पसमानदा डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार में। शुक्रिया जनाब। जी मैं परवेज हनीफ जी आप बोले सबसे मुखातिब हूँ। जी। आपने पसमानदा और जीवन का सफर जो है, इसके बारे में मैं पहले इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल दूं जी जी कि मैं परवेज साहब, कि मैं मैं सबसे एक पहले हाँ बोले, आप बोले। जी जी, नहीं बताएं, आप बताएं हम सबसे क्या पहले चाहते थे। कुछ आपके उसमें बारे में जानना चाहेंगे कि जो है जी 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 मैं आप वही बता। एक आप जो है कई एक स्वयंसेवी संस्थाओं से भी जुड़े हैं। एक सामाजिक कार्य में आपका कोई ऐसा सामाजिक कार्यों की कोई ऐसा वो नहीं है जहाँ पे आपने काम न किया। आप लगातार काम कर रहे हैं और जी शासन प्रशासन आपने सच्चर कमेटी के रिपोर्ट की बाइंडिंग में, फाइनिंग में, उसके प्रेजेंटेशन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ जी तक का जो आपका सफर रहा है, मैं हम सबसे जी पहले जानना चाहें कि आपने अपने जीवन के सफर के बारे में कुछ बताएं कि कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और आप जी किस तरह से सामाजिक इस तरफ रुझाव हुआ, और ये जो आपकी अभी आपकी यहाँ तक का सफर है, इसके बारे में आप जो है सारांश में, देखिए मुख्तसर में, शॉर्ट में एक बताएं दर्शकों को। जी जी, मेरा उसमें जो पैदाइश है वो जी एक टीचर के परिवार में हुई। जी मेरे दादा ब्रिटिश पीरियड में पटवारी थे और परदादा जो है ब्रिटिश पीरियड में नायब तहसीलदार हुआ करते थे। तो ये एक शिक्षित परिवार में जन्म हुआ। मेरी माँ भी प्रिंसिपल थी एक स्कूल में, जी गवर्नमेंट सर्विस में थी। तो उस वक्त में बहुत कम तनख्वाहें हुआ करती थी। मुझे याद है कि मेरे वालिद की तनख्वाह जो है वो 325 रुपया इस तरीके से हुआ करती। तो इन बड़े ही ऐसे हालात में जब पांच पांच बच्चों को की पढ़ाई, मेरे पांच भाई बहन थे, तो एक मुश्किल सा था। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो एक पढ़ाई का माहौल था। तो मैंने पढ़ा। फादर चूंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, तो जिन जिन जगहों पर उनका ट्रांसफर होता था उन जगहों पर हमको जाना होता था। और बहुत जगहों से ताल्लुक रहा, जैसे कि बहुत से जिले हैं। सीतापुर में वक्त गुजरा 12-13 साल, लखीमपुर में रहे, फैजाबाद में रहे। बीएससी मैंने फैजाबाद में ही जो है वो अयोध्या में मैं रहा। और वहां पर जो है वो मुझे एक सियासत में और सोशल वर्कर के रूप में जो है वो एक शुरुआत हुई 1972 में। और 72 में शुरुआत होने के बाद में जो है स्टूडेंट यूनियन में भी मैंने हिस्सा लिया और मैं उसमें चुनाव में जीता वहां पे। और 1972 के बाद में हम अपने जिले पीलीभीत में आए। और पीलीभीत में आने के बाद जो है वो हमारी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद में हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लिया, लॉ किया। और लॉ करने के बाद जो है फिर एमएसडब्ल्यू किया। तो ये हुआ कि जहन ये गया कि आखिर हम समाज में काम करें तो कहाँ से शुरू करें, वेयर टू स्टार्ट। और उस जी स्टार्ट करने पे सबसे ज्यादा दिमाग और जो गया
और जो मैं अपने वालिद को इसका श्रेय देता हूँ, जनाब मोहम्मद हनीफ साहब का, कि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो कि बच्चों को पढ़ाने का काम करो, जब तक कि कोई नौकरी नहीं मिलती है तो आप बच्चों को पढ़ाइए। तो सन 72 में जो माइनॉरिटीज के बच्चों की हालत थी वो बहुत दयनीय थी। पीलीभीत में कोई माइनॉरिटीज का क्या मतलब यह है, कोई मुस्लिम इदारा ही नहीं था, और कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे जो है वो मुस्लिम बच्चे पढ़ते हो। एक इस्लामिया इंटर कॉलेज था, वो भी चूंकि सिख से था, तो शुरुआती एजुकेशन का जो है वो कोई यहाँ पे नहीं। तो हम लोगों ने 1973 में एक स्कूल खोला, और स्कूल खोलने के बाद उस वक्त में हमने कोशिश किया कि जो सड़कों पे और गलियों में बच्चे घूमते हैं, और खास तरीके से पसमानदा इलाके के जो बच्चे हैं जो जानते नहीं कि स्कूल क्या चीज है, तो उस वक्त जी में उनको बुला करके, आज गवर्नमेंट जो है वो ड्रॉप आउट्स का और आउट ऑफ स्कूल्स का प्रोग्राम चला रही है, राइट टू एजुकेशन में। ये काम हमने 1973-74 में शुरू किया। किसी कोई बताने वाला नहीं था, कोई मास्टर नहीं था, कोई गाइड नहीं था, कोई सरकार में प्रोग्राम नहीं था। लेकिन हमने जब देखा कि एक घर में 14 साल की लड़की अपने 5 बच्चों को, अपने भाई बहन को गोदी में लेके पाल रही है, लेकिन जब उससे पूछा कि वो उसका एजुकेशन की क्या पोजीशन है, तो पता चला कि वो बच्चे ही बहन भाई को पालते। हम उन बच्चों को लेकर के आया करते थे, आने के बाद एक किराए का मकान लिया, मकान लेने के बाद उनको पढ़ाने का काम करते थे। तो जिसकी उम्र ज्यादा होती थी वो दो तरीके की एजुकेशन थी, एक एंडागोगी होती है, पेडागोगी। जी पेडागोगी एजुकेशन में तो यह है कि एक बच्चा क्लास पास करता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। लेकिन एंडागोगी में जो बड़े बच्चे होते थे, इनको हम लोग जिस तरीके से आज सरकार ब्रिज कोर्स कराती है, उसी तरीके से हम 6-6 महीने में 2-2 3-3 क्लास करा करके उसको 14-15 साल, 16 साल जब तक के वो लड़की होती थी तब तक हम उसको पांचवा पास जो है करा देते थे। उसके बाद ये स्कूल रिकॉग्नाइज हुआ, रिकॉग्नाइज होने के बाद इसमें बाकायदा पेडागोगी एजुकेशन शुरू हो गई। आज वो स्कूल है, अपने 40-45 साल पूरे कर चुका है। जी और बहुत उसके बहुत बीच बहुत में ही जो है, महत्वपूर्ण और बात बताई आपने कि जी आपने पढ़ाई, अपने एलएलबी की पढ़ाई अधिवक्ता होने के बाद से ही आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो जी हाँ, डाउन ट्रोडन और सबअल्टर्न समाज है, हालात ऐसी थी, पसमानदा हालात ऐसे समाज, थे, उसके जी उसको हालात इस एजुकेशन के तरीके लिए के थे, जी जिसको देख के जी ऐसे लगा कि अगर हम इनके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई हम लोगों का समाज सेवी कहलाना, या मतलब ये कि सोशल एक्टिविस्ट कहलाना, ये सब बेकार बेमाना है। मैं पढ़ जी गया, जी मैं वकालत करना शुरू किया, मैंने शुरू कर दिया था, मैं 81 में मैंने कर लिया था, तो मैं कोर्ट चला गया था। लेकिन जी ये जो चीज हमने 73 से शुरू की थी, ये अपनी जगह जो है चलती रही, जी और उसके बाद में मतलब हमें बड़ा फख्र है आपकी इस बात बात से की। एक बात निकल के आ रही है कि आप जो है मतलब बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं वो पहले से ही सॉफ्टवेयर आपके अंदर था समाज सेवा का, और आपने पढ़ाई खत्म करने के बाद से एजुकेशन और जी शिक्षा के क्षेत्र में आपने समाज की सेवा, समाज की सेवा जो है शिक्षा, शिक्षा का जो क्षेत्र है जी उसको आपने चुना, और वो शुरू से फिर आप उसके लिए मेहनत किया जैसा कि आपने बताया। जी यहाँ क्योंकि यहाँ से आपका जी जी सफर शुरू होता है शिक्षा से जो है, और आज भी आप जी हम लोगों को बराबर दिशा निर्देश देते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, तो जी आप उसमें शिक्षा को सर्वोपरि रखते हैं। तो ये जी एक हाँ, बात तो आपके सफर से है कि शुरू से ही आपको इस बात की। जी तो आपका इसका जो एजुकेशन था, जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके पिताजी, आपके दादाजी पहले से ही जो है शिक्षित परिवार में आपका जन्म हुआ, जो एक तरह से जी अनोखी बात थी उस समय में। पसमानदा में शिक्षा का तो सर्वथा अभाव था, और गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ही एक जो है दुरूह सी चीज थी उस जमाने में। जी लेकिन आपको इसका सौभाग्य मिला कि आपका जन्म एक ऐसे घराने में हो जहाँ पहले से शिक्षित लोग थे। तो क्या जी आपको इस पूरे सफर में यहाँ तक आने में, क्या आपके जो पसमानदा लोकेशन है एक समाज में आपका, कि आप एक पसमानदा समाज से आते हैं, क्या उस आधार पे कहीं आपको किसी भी स्तर पे उस आधार पे आपके साथ कहीं भेदभाव की इस तरह की कोई घटना हुई जिसका आप देखिए, जिक्र करना चाहेंगे? नहीं क्या बिल्कुल, आपको बड़ा जी अच्छा सवाल किया आपने। और एक इतना वसी सवाल है कि इस पे अगर मैं
4 घंटे बोलूं तब भी जो है वो कम है। इसमें जी जहां जी तक सवाल ये है कि मैंने अंबेडकर को पढ़ा, जी और अंबेडकर को पढ़ने के बाद में दिमाग में ये आया कि एजुकेशन के बाद में जो है जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो एक बनने का, एकता होने की। तो जब हमने देखा कि ये जो पसमानदा तबका है, इसको एक तरीके के शिकार बना करके लोग चाहते भी नहीं है कि किसी तरीके से पसमानदा। एक बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता था जो देहात का था, आज वो पूर्व प्रधान भी है, तो हमारे यहाँ जी रह करके पढ़ता था। तो उसको ये कहा गया कि देखो भाई, डॉक्टर बनने चला गया वो परवेज भाई के, और उसके गांव में इतनी खिल्ली उड़ी, पसमानदा था वो, कि साहब जी ऐसा, जी वो बेचारा झेप करके जो है वो नवा पास करने के बाद घर में बैठ गया और वो मजदूरी करने लगा। मैं 86 में मैंने इस चीज को देखा कि राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि कोई जरूरी नहीं है कि सियासी मंच और सब लोग चुनाव ही लड़े। जी समाज में डेवलपमेंट में, और समाज में जिस जगह जो कमी है और जिस समाज में जो चीज की काम करने की जरूरत है, उसको डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में रह करके काम करने की जरूरत है, जो हिंदुस्तान में अभी पूरा नहीं हुआ है और बहुत होना चाहिए। ये भीड़ जो है खाली सियासत में जो घुस जाती है, इसकी जगह पे सोशल सेक्टर में और डेवलपमेंट सेक्टर में घुसिए और आप जो है वो काम। तो मुझसे, मैं सिलेक्शन में आ चुका था, मैं शायद नेहरू युवा केंद्र में आज डिप्टी डायरेक्टर होकर के रिटायर हुआ होता, 1986 में वो बना था। तो मैंने डेवलपमेंट कैडर की जो है वो ट्रेनिंग भी किया, एआईसीसी में इंचार्ज भी रहा इस चीज का। तो उसके बाद जी में मैंने ये महसूस किया कि हमको जो है डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, और उसके लिए हमने चुना पसमानदा। देखिए, प्रोग्राम्स तो हैं, प्रोग्राम्स बनते रहते हैं। पसमानदा एक गवर्नमेंट का, चूंकि हमारी जो प्रस्तावना है वो खुद ही समाजवादी व्यवस्था की बात करती है, लेकिन अब हकीकत में जब हमने देखा तो इतनी डिस्पैरिटी है, इतनी असमानता है, इतना ऊंच नीच है। तो जब हमने अपने मुस्लिम्स में देखा कि नॉन मुस्लिम्स में तो रिजर्वेशन के बाद में, और मतलब यह है कि अंबेडकर जी के प्रयासों से जो उन्होंने अंग्रेजों के वक्त में राउडमेज कॉन्फ्रेंस में और इन सब जगहों पे किया, लेकिन मैंने देखा कि क्या मुसलमानों ने ये काम किया। तो मुझे पता चला कि मुस्लिम्स में जो है वो किसी ने ये काम ही नहीं किया। मुस्लिम्स में ये किसी ने काम नहीं किया। काम क्या किया कि वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खां को जब राउंड में इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो भेजा गया, तो राउंड में इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हम अफगानी, आई डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। तो अब सवाल ये है कि आप ये देखिए कि किसी तरीके से ये बात कह दी जाए कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों का स्ट्रक्चर ही नहीं जानता। तो उसके बाद वो मीटिंग जो है राउंड में कॉन्फ्रेंस रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद दोबारा हुई, जिसमें काफी लोगों को जाने का मौका मिला, भले ही उसमें पसमानदा फिर भी नहीं जा पाया। जी लेकिन ये बात तय हुई थी कि जिस मुल्क में किस तरीके से सामाजिक न्याय होगा, किस तरीके से जो देखिए, अंग्रेजों ने बड़ा साफ मामला रखा। उन्होंने जिस चीज का फायदा उठाया, हिंदुस्तान आपस में कौम जात बिरादरियों के ऊपर बटा हुआ था, ऊंच नीच पे बटा हुआ था, है? कि अगवाड़े और पिछवाड़े में देहात थे, कि अगवाड़े में जो है वो ऊंची जात रहेगी, पिछवाड़े में पिछड़ी जात रहेगी। तो ये सब अपनी जगह, इस कुएं पे पानी नहीं पिया जाएगा, ये होगा वो होगा, ये सारी चीजें जो है वो उन्होंने अपनी जगह पर बहुत कुछ रिजर्वेशन दिला करके अम्बेडकर जी ने कम से कम आज स्थिति ये कर दी कि आज उनके 4 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और उनका सपोर्ट लेना और देना एक अपनी जगह पे। आज जी भले ही उस तरीके का जो है आज भी डिस्पैरिटी है, लेकिन जब 72 साल में इतनी डिस्पैरिटी है, तो आप जी अंदाज लगाइए, जब मुस्लिम सेक्टर में काम ही नहीं हुआ पसमानदा में, वो भी पसमानदा थे। जी तो जी अब ये काम हम लोगों के जिम्मे है, सोशल सर्विसेज में सोशल वर्कर्स को, जी मुस्लिम्स को परवेज चाहिए। साहब, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। साक्षात्कार जी के जी इस प्रोग्राम में, इस अहम मोड़ पे मैं दर्शकों को याद दिलाता चलूं कि दर्शक, परवेज हनीफ साहब हमारे बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ पसमानदा कार्यकर्ता हैं,
तो आप इनसे जो भी सवाल पूछना चाहें आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल डाल सकते हैं। प्रवेश साहब के सामने उन सवाल को प्रस्तुत करेंगे और आपको उनका जवाब दिया जाएगा। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना सवाल भी तैयार रखें। इस साक्षात्कार के इस अहम मोड़ पर परवेज हनीफ साहब, चूंकि आपने समाज में काम किया, समाज में शिक्षा में काम किया, फिर आपने मुस्लिम समाज में देखा कि मुस्लिम समाज में भी जो जातिगत विभेद है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है उस तरह से, फिर आप उसकी तरफ गए। ये मेरा सवाल था, उस सवाल कहने से पहले ही आपने उसका जवाब दिया। लेकिन आपका एक राजनीतिक कैरियर भी रहा है, आपने सामाजिक आंदोलन से, समाज सुधार से आप राजनीति की तरफ भी गए और कांग्रेस पार्टी से लेके जनता दल जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री बनने तक जो जनता दल थी उस वक्त, इन दोनों पार्टियों में काम करने का आपका अनुभव रहा है। तो एक पसमानदा के हैसियत से जो कांग्रेस पार्टी में और फिर आप जो है सामाजिक न्याय का जो आंदोलन था जनता दल में आप आए, तो आप अपने राजनीतिक कैरियर को फिर आपको लगा कि नहीं समाज बनाना ज्यादा जरूरी है, फिर आप राजनीति को छोड़ के फिर समाज में फिर सक्रिय हो गए। राजनीति के दौरान भी आप समाज में सक्रिय थे, लेकिन अब आपने राजनीति को बिल्कुल तरह से छोड़ दिया। तो अपने इस राजनीतिक अनुभव के बारे में बताएं कुछ दर्शकों को। जी, मैं जब आपको पसमानदा होने का क्या उसमें लाभ था, क्या उसमें आपने उसका नुकसान उठाया और किस तरह से वो आपने, जी इस पे कुछ दर्शकों को बताएं। जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि एक प्रोफेसर इम्तियाज साहब का नाम सुना होगा जेएनयू के। जी जी, और वो पसमानदा एमंग मुस्लिम एक किताब लिखी है, उनकी पीएचडी थीसिस उन्होंने किताब भी लिखी है और उनको मैं जी, उस वक्त से जानता हूं जब वो वहां पे प्रोफेसर थे और कांग्रेस ने उनको अपने कैडर के प्रोग्राम में इनवाइट किया था एज ए लेक्चर के लिए। तो उन्होंने जब लेक्चर दिया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवीजन से लेकर के उन्होंने पसमानदा की हालत को अपनी जगह पर पूरा डिस्क्राइब किया और डिस्क्राइब करने के बाद मैंने वहां पर राजीव गांधी जी के सामने ही एक सवाल उठाया उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि क्या कांग्रेस इस चीज को अपने पॉलिसीज में लेना चाहती है या लेगी, या क्या उसका कांग्रेस का मत है। तो हालांकि ये सवाल बड़ा टेढ़ा था और कैसे जवाब देते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम्स में जो है वो जो यहाँ का भारतीय मूल का मुसलमान है वो आगे बढ़े और उसको जो है समान अवसर मिले। ये बात कहने के बाद में जो है जब हमने उस चीज को देखा तो कांग्रेस के अंदर जो है वो शुरुआत में जब हमने स्टडी किया, चूंकि अब मैं जब कैडर में शामिल हो गया तो कैडर में शामिल होने के बाद मुझे जो है ये भी देखना था कि आखिर क्या कांग्रेस उसको अपनी जगह पे लेके चल रही है, ये जो बात कह रही है वो अपना सिर्फ एक सियासी जो है वो वोट बैंक की तरीके से मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने देखा कि किस तरीके से जो पसमानदा कांग्रेस के अंदर जो दरी पट्टा बिछाते थे उनको टिकट नहीं मिलता, अशराफों को टिकट मिलता था और कितनी मेहनत 5 साल का, यही एक मिसाल बना दी गई कि दरी पट्टे का काम पसमानदा का है और टिकट का काम अशराफ का। जब वीपी सिंह का जो है 91-92 में जो है जब एक आपस में जो है वो एक डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट होने के बाद इत्तेफाक के बात यह है कि जो हमारे साथ जो पॉलिटिकल लॉबी थी जिसमें एक मेंबर पार्लियामेंट भी थे, एक्स मिनिस्टर्स भी थे, शहर के कुल 4 एमएलएज में से जो है वो 3 एमएलएज भी थे, तो हम लोगों ने सबने जो है वो कांग्रेस जो है वो छोड़ी। और कांग्रेस छोड़ने के बाद वीपी सिंह को चूंकि हम लोग एक ईमानदार और एक सोशल जस्टिस का नेता समझते थे और हमारा विश्वास था, मतलब मैं कांग्रेस छोड़ने की एक बड़ी वजह ये थी कि वहां पसमानदा समाज की भागीदारी उस वक्त वो नहीं देते थे, दरी चार्ट बिछाने तक पसमानदा को सीमित रखा और अशराफ को टिकट देते थे। वहां से आपका मोह भंग हुआ कांग्रेस से और आप जो है लेते थे जी सामाजिक न्याय की पार्टियों की तरफ, उस समय की सामाजिक न्याय की पार्टियों की तरफ आप आए। जी फैयाज साहब, एक बात और कही गई जो आज भी मुझको नहीं भूलती, मुझसे कुछ अशराफ ने ये बात कही कि आपको वोट ही नहीं मिलता है, अगर आप खड़े हो गए आपको टिकट दे भी दें और आप मेरिट के आदमी हैं तो हम आपको जो है वो दे देंगे लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा, ये अशराफों ने कहा जी। और बाकायदा इस तरीके से कहा कि साहब ये कैसे हो सकता है।
हमको 1992 में जनता दल का जो है वो टिकट मिला। टिकट मिलने के जी बाद जब चुनाव लड़ा तो फिर हमने खुद भोगी के तरीके से देखा। अब हम खुद एक मतलब ये है कि पार्ट बन गए उसके। पहले हम कहते थे, समझते थे, अब ये मौका आया कि हम हमारे साथ क्या हो। आप देखिए, जो आदमी है वो ये कह रहा है कि परवेज हनीफ बहुत ईमानदार आदमी। कैसे आदमी? बहुत अच्छे आदमी। बोले कभी उन्होंने दलाली पट्टा नहीं। बोले फिर क्या उनको वोट दोगे? बोले भाई क्या बताए, भाई वो जुलाहे हैं। किसी ने जी किसी ने बड़ा साफ साफ ये कहा, आज वो नेता है और बड़े जी जी मुलायम सिंह के समर्थक थे। जी वो जी हमसे बोले, उन्होंने एक जगह ये भी कह दिया कि पाँव की जूती सर पे नहीं रखी जा सकती अगर कोई अच्छा आदमी है भी। अगर पसमानदा तो काबिल है तो जी लेकिन वो पाँव की जूती में भी पहना जा सकता है। ये पाँव की जूती वाली बात जब हमने वो एक बार लड़ने के लिए खड़ा हुआ, तो वो बात हमने जब कही तो वो बड़ा झेपा, और झेपने के बाद उसने कहा ये मेरी गलती थी। मैंने कहा वो छोड़िए, अब जी आप जो है इस तरीके से। बहरहाल जहां देखो तो ये कि पाँव ये खुलेआम पसमानदा खुलेआम से आपके खुले साथ आप चूंकि आप आप ये भेदभाव देखिए कि किया जो गया और आपके मुंह पे कहा गया कि पैर की जो जूती सर पे कैसी रखी जो जाएगी, तो आपको जो तो बहुत ही पसमानदा जी फैयाज जी जी बोले साहब, आप। जो जी पसमानदा गांव थे जी जहां पर हमारा बहुत वोट था, जी वहां पर जो अशराफ और जो जमींदार लोग थे उन्होंने अपनी ईखें गुड़वाना शुरू की। बोले कि अगर आज ईख नहीं गोड़ी, बोले अच्छा परवेज हनीफ को वोट दोगे जाकर के। और सारा मुसलमान वीपी सिंह चिल्ला रहा था, लेकिन परवेज हनीफ को टिकट मिलना इतना परेशानी हो गई, इतनी पांव की जूती सर पे आ गई कि ये तक कहना पड़ा उन लोगों को कि साहब मतलब यह है कि उनको जो है वोट दोगे, चलो गन्ना गोड़ो। तो गन्ने की गुड़ाई जो है वो पसमानदा से कराई गई, जो मजदूर थे उनसे मजदूरी कराई गई। और 5 बजे तक के लिए बहुत सी जगहों पर मुफ्त में उनको पैसा दिया गया कि तुम काम करो या ना करो, खेत पे रहोगे, चौकीदारी करोगे, वोट नहीं। तो कितना वोट जो है वो खाली इस वजह से नहीं पड़ा कि मैं एक पसमानदा, एक ऐसे, मैं तो अपने आप को जो है वो लिखता भी हूं। मैं अपने आप को, मुझे कहने में शर्म नहीं आती कि मैं एक दलित मुसलमान। और जी हिंदुस्तान में ये बहुत जो महत्वपूर्ण बात कही कि आप अपने को दलित मुसलमान कहते हैं, और आपने अपने मैं अपने प्रोफाइल में इलेक्शन लिखता के हूं दौरान दलित एक मुसलमान। सामाजिक न्याय के एक बड़े पुरोधा वीपी सिंह ने आपको टिकट दिया, और उस वक्त वीपी सिंह का एक ऑरा था, एक माहौल बना हुआ था। सारे आपने बताया कि चाहे वो अशराफ हो, पसमानदा हो, सब वीपी सिंह का नारा लगा रहे थे। उस दौरान भी आपको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया और खुलेआम आपको जातिगत भेदभाव के सूचक के शब्दों का इस्तेमाल आपके मुंह पे किया। जैसा कि आपने कहा कि पैर की जूती सर पे नहीं सकती, और जो पसमानदा समाज के वोटर थे उनको वोटिंग के दिन जो है इंगेज रखा गया, खेतों में, गन्ने के खेत में काम में फंसा के रखा गया। और बंधुआ भी उसको मजदूरी कराई। उसको हाँ, बंधुआ मजदूरी, उसे वोट न देने दिया गया, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि पसमानदा समाज से कोई नेता उभर के आए। तो इसमें मुझे भारतीय जनमानस से ज्यादा अशराफ वर्ग जिम्मेदार लगता है कि उसने पूरी आपके खिलाफ एक साजिश की कि आपके वोटर आपको वोट न दे सके, और वो जो है उन्होंने वहां बीपी सिंह को जिताना से ज्यादा परवेज हनीफ को हराने पे ध्यान था। या ये कहिए कि उनको एक पसमानदा को हराना उनका मेन धर्म बन गया था उस वक्त। तो जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। तो अब चलते हैं, एक बहुत सुन के बहुत दुख हो रहा है कि आप जैसे एक जिसको कहते हैं कि लोग आजकल कहते हैं कि भाई आप पढ़ लिख लोगे तो पसमानदा चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है, तो लोग कहते हैं भाई पढ़िए लिखिए, मेरिट पैदा कीजिए तो क्यों नहीं आपको जगह मिलेगी। लेकिन आपका जो उदाहरण है वो बात बताता है कि एक पढ़े लिखे घराने में पैदा होने के बाद एक अच्छे घराने में और एक अच्छा समाज सेवा किया आपने, लंबे समय तक राजनीति में, कांग्रेस में भी सक्रिय रहे, और फिर कांग्रेस को एक बड़े लो कांग्रेस को जब छोड़ा तो आपके साथ पूरी लॉबी जो है, आपने बताया कि शहर के 4 विधायक में से 3 विधायक आपके साथ थे, तो पॉलिटिकल भी मेंबर आपका जो पार्लियामेंट है। भी हमारे साथ जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी भी आपके साथ थे। एक इतने भानु प्रताप सिंह। बड़े सेक्शन को जी। लेके आप लोग जनता दल में आते हैं, लेकिन जैसे आपको टिकट मिलता है तो आपके उस मेरिट पे फिर वो मेरिट मेरिट चिल्लाने वाले लोगों ने आपको मेरिट का ख्याल नहीं किया। आपके बर्थ के आधार पे जो एक किसी जाति विशेष में पैदा होने के वजह से आपके साथ जो है भेदभाव किया गया।
तो ये बहुत बड़ी सीख है पसमानदा समाज के लिए कि आपका ये अनुभव, ये जो है जिसको कहते हैं कि बहुत ही तल्ख तजर्बा जिसे कहते हैं उर्दू उर्दू भाषा के अंदर, कि बहुत ही बुरा अनुभव रहा आपका ये। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ कि फिर जी आप जी वहाँ से जो है राजनीति को फिर छोड़ते हैं, फिर सामाजिक रूप से सक्रिय जी होते जी हैं और पूरी तरह से उसके बाद पसमानदा में। जी, उसके बाद मैं हमने आता ये हूँ। सोचा कि जी, सोशल और डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया जाए, जी, जी, पसमानदा के साथ काम किया जाए, और जी, वो जी, एनर्जी जो है वो हमको इस तरफ जो है डाइवर्ट करनी है। जब तक हम इन्हें जी, मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक इनको हम मतलब ये है कि अपने अनुभव और इनको नहीं सिखाएंगे, तब तक जो है जी, ये हमारा काम नहीं होगा। परवेज हनीफ ने कितने इस तरीके के जो है वो महरूम हो जाएंगे अपनी जी, भागीदारी से। जी, जी। आपको लगा कि जी समाज को जगाना ज़्यादा ज़रूरी है, एक-एक इंडिविजुअल आगे आएँगे, इससे अच्छा कि पूरा सामाजिक एक कार्यक्रम चलाया जाए, फिर उसमें आप जो है बिल्कुल बिहार में जो बिल्कुल उस वक़्त सामाजिक आंदोलन के पुरोधा थे, उस वक़्त सामाजिक आंदोलन, ख़ासतौर से पसमानदा आंदोलन को जो दबे-कुचले मुस्लिम समाज में जो दबे-कुचले लोग हैं, जी उसके आंदोलन को उस वक़्त लीड कर रहे थे, मैं जहाँ तक मैं डॉक्टर एजाज अली साहब, उनके साथ भी जी आपने एक कॉम्बिनेशन बना के काम किया था। कुछ उस बारे में हम बताएँ कि वो आपका अनुभव कैसा रहा? डॉक्टर एजाज अली के साथ काम करने का, जो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बना के बिहार से उन्होंने काम शुरू किया था। आपने उस काम को उत्तर प्रदेश में, देश के अन्य राज्यों में भी उस काम को आप ले गए। उस वो जी तजुर्बे के बारे में बताएँ कि वो आपका कैसा अनुभव रहा? एक्चुअली जब उस दौर में हम लोग जो है लखनऊ में विधानसभा में जो है वो एक पॉलिटिकल सेक्टर में जनता दल के वक्त में हम लोग जब काम किया करते थे, तो रियाज अहमद करके जो है वो एक पटना का बड़ा नौजवान अच्छा लड़का था। उसने जो है मोटिवेट किया कि अगर आपको काम करना ही है या इस तरीके का है तो डॉक्टर एजाज साहब से हम आपकी मुलाकात चाहते हैं। आप उनके साथ जो है वो अपना ये जो जहन है आपका बैकवर्ड और दलित मुस्लिम का और पसमानदा मुसलमानों का, तो ये पसमानदा शब्द उस वक्त नहीं था, उस वक्त दलित बैकवर्ड मुस्लिम जी। एक कैंपेन करके था उनका हाँ, डॉक्टर एजाज साहब पसमानदा का। शब्द 98 पसमानदा या शब्द जी, जी ये बाद में आया। बिल्कुल उन आखिरी दशक में आया, आखिरी दशक के जी आखिरी में आखिरी आया है दशक। ये। 98 तो 99 हाँ, 1998 लेकिन 99 के आसपास ही आया। जी, हाँ लेकिन वो जो शुरुआत हुई वो मकसद वही था। तो हमने जी, उनसे कहा कि ठीक है, लखनऊ में मुलाकात हुई। मैं उनको जानता नहीं था, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया कि मैंने कहा कि मैं एक चौराहे पे मुलाकात तय हुई। मैंने कहा कि वो पटना से लखनऊ आए और मैंने कहा कि मैं अपने हाथ में एक कलम ऊपर उठाऊंगा, ये कलम जो है वो ऊपर उठाऊंगा और आप उस वक्त जो है वो हमको समझ जाइएगा कि मैं परवेज नहीं। वो बोले मैं पहचानूंगा कैसे? मैंने इस तरीके से पहचान लिया। तो मैं बहुत ही चौराहे पे दिलचस्प खड़ा बात, होकर के मैं रोकना चाहूँगा, बहुत दिलचस्प बात बताई आपने, पहचान कलम से की, कि मैं भी अपनी कलम उठा लूँ कि पसमानदा की पहचान उसकी कलम से होनी चाहिए। ये बहुत जी अच्छी जी बात बताई आपने। जी, आप आगे मैंने बताएँ। कहा कि मैं ये जी, कलम हाथ में रखूंगा, आप समझ जाइएगा मैं परवेज नहीं हूँ। बोले मैं जी। भी जो है वो कलम उठाऊंगा, आप समझ जाइएगा कि मैं डॉक्टर एजाज जी, अली हूँ। जी। तो वो बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने, और मैं समझता हूँ कि क्यों ना पसमानदा आंदोलन में एक दूसरे की पहचान के लिए कि ये कलम पहचान ही रख दी जाए कि भाई कलम उठाओ और एक दूसरे की पहचान बताओ। जी, बहुत बहुत तो शानदार, बहुत अच्छा उस अनुभव लगा आपका ये। जी, उसके बाद वो पॉलिटेक्निक चौराहे पे हम दोनों गले मिले, और जी, पॉलिटेक्निक चौराहे के पास ही में मेरे अपने ससुराल का मकान था, वहां बैठ करके हम लोगों ने ढेर सी जी, बातें की। और उन्होंने ये कहा कि आप हमको जो है 5 साल समय दे दें, जी, मुझे यूपी में एक्टिविस्ट चाहिए। मैं पटना और दिल्ली करता हूँ, बिहार करता हूँ, मैं ये चाहूंगा कि बिहार में आप आए और मैं यूपी में इस चीज को करूं, और इस तरीके से हम लोग एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, तो जो हम लोगों की बातें होती थी, तो वो उसमें बंटवारे का जो 27% का आरक्षण है, उसमें भी जो पिछड़ा मुस्लिम है, जो हम लोग बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल हमको हक मिला हुआ है, उसमें भी सो कॉल्ड जो है वो पूरी लापरवाहियां, और उसमें भी जातिवाद था उसमें।
जो सत्ता में जो प्रभावी लोग थे उनका अपना जो है वो असर ज्यादा हुआ करता था। एक ये भी मुद्दा था। 341 का मुद्दा दलित मुस्लिम्स का, ये डॉक्टर एजाज साहब ने जो है वो उठाया। हमें वो बहुत अच्छा लगा और 341 के मुद्दे में हम डॉक्टर साहब के साथ में हमने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस की। दिल्ली में तालकटोरा मैदान भरा। हम लोग दिल्ली में, लखनऊ में, गांधी मैदान में, और यहाँ तक के पटना का गांधी मैदान हो और चाहे लखनऊ का गांधी प्रेक्षागृह हो, हम लोगों ने बड़े कामयाब प्रोग्राम दिए। और प्रोग्राम देने के बाद पूरे तरीके से इस चीज को 341 को उठा करके लाए। उसके बाद में ये महसूस हुआ कि हम पिछड़े मुसलमानों को, ये दलित और पिछड़े अति मुसलमान है, इनको हम कैसे यूनाइट करें। हमने समाज में देखा कि जो अंसारी के अलावा जो लोग हैं वो भी अपने आप को जो है वो शायद उतने अवेयर नहीं है। वो अपने आप को पिछड़ा दलित जो है वो जानते ही नहीं है कि पिछड़ा क्या चीज है, और दलित तो अलग की बात है। ना उनमें यूनिटी की कोई चीज है। दूसरे ने देखा कि कुछ एलर्जी सी ये चीज थी कि चूंकि अंसारियों का एक अपना एक बैकग्राउंड रहा है, आसिम बिहारी जी वगैरह, और मतलब यह है कि बहुत से रोल मॉडल्स हुए हैं जिन्होंने बड़ा शुरुआती बहुत अच्छा काम किया। हालांकि इतिहास ने उनको जो है दबाया, और खुद मतलब यह है कि कांग्रेस ने उनको, जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने उनको जो है पीछे कर दिया, और ये कोशिश की अगर इसको रोल मॉडल को लेकर के ये लोग चलेंगे तो ये लोग जो है वो जागरूक जल्दी हो जाए। तो जब ये जी चीज हमने देखी, तो देखने के बाद में जो है वो हमने पूरे तरीके से ये दलित मुस्लिम का और इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए, जब एक बात आई पसमानदा, तो जी पहले तो पसमानदा की एक ये सिचुएशन होती है कि पसमानदा हिंदुस्तान में 85 से 90% है, और ये वही पसमानदा है जो कन्वर्ट हुआ। अब इसमें जो भारतीय मूल भी लेकर के आए, एक कंसेप्ट हमने जोड़ा, तो भारतीय मूल में तो 85% हिंदू भी पसमानदा है और 85% मुस्लिम भी पसमानदा है। तो अब पसमानदा में जो है वो उनको तो देखिए, हिंदू पसमानदा में तो 341 मिल गया। हिंदू पसमानदा आज बहुत आगे आ गया। हिंदू समाज में बहुत से सोशल रिफॉर्म्स हुए, तमाम कानून बने। जहां मनुस्मृति की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हिंदू धर्म ने बहुत से मतलब यह है कि एक सोशल प्रोग्राम्स और बिल जो है पास किए, जिसमें हिंदू अपनी जगह पर बहुत कुछ समाजवादी व्यवस्था में और सोशल जस्टिस में आगे बढ़ा। अगर आप देखिए तो इन 72 साल में जो हिंदू हमारे भाई हैं उनमें सोशल जस्टिस पे काम बहुत हुआ है। लेकिन मुस्लिम्स को जब हमने देखा तो इस सोशल जस्टिस में मुस्लिम में अशराफ जो है वो कहीं हिंदू ब्राह्मणों से भी कहीं ज्यादा जो है वो जिम्मेदार दिखा। हिंदू ब्राह्मण में तो हमने देखा कि वो अगर सत्ता में है, अगर सब कुछ है उनके पास, सारे ओहदे हैं उनके पास, जैसा कि तमाम ओबीसी कहा करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि हिंदू सुधार की जब बात आती है, सोशल जस्टिस की बात जब आती है, तो काम किया। अभी आप बिहार में देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल में जो है वो किस तरीके से जो है वो पिछड़े लोगों को, पिछड़े हिंदू, और मतलब यह है कि जो कभी सत्ता में भागीदारी नहीं हुई थी उनको बीजेपी ने मिनिस्टर बनाया। तो जब ये देखा कि मुस्लिम्स में ये हालत है, तो उनको एक करने का शब्द ये पसमानदा मुसलमान अपनी जगह पर एक कैप्सूल, एक पावर कैप्सूल है कि आप जो है वो देखिए पीछे रहिए और उनको आगे बढ़ाइए। दूसरी बिरादरियां हैं उनको आगे बढ़ाइए, ताकि उनके दिमाग में जो अशराफों ने जो डाल दिया है कि अगर ये अंसारी आगे आ गए तो सब चीज पर ये काबू पा जाएंगे, ये सब ले लेंगे। अरे भाई, कहां से आ जाएंगे? अभी तो हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, अभी तो हम जो है वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, अभी तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अभी तो हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी उस चीज की नौबत कहाँ आई? लेकिन उस नौबत आने से पहले ही जो है वो कोशिशें होती, किसी तरीके से अगर कोई पसमानदा लीडर उभरता है तो उसको जो है घेरने का, उसको मारने का, उसके खिलाफ मुकदमा किया। मैं आपको बताऊं, एक गांव था, महाचंदी गांव है, जी जी उसमें जी बताएं। एक एक बेचारा जो है भूरा भूरा करके था, बड़ा वर्कर था, अच्छा काम करता था पसमानदा। उस वो मोटरसाइकिल ले आया
और बड़ी खुशी में आया और आकर उसने बताया कि परवेज भाई मैंने मोटरसाइकिल ले ली। आप ये देखिए कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उस गांव के जो जमींदार तबका था बोले कि अरे भूरा मोटरसाइकिल ले आया। उसके तीसरे दिन उसके घर में चोरी हो गई मोटरसाइकिल की। अब वो जानता है कि कौन चुरा के ले गया, लेकिन ये एक तरीके की मैंने खुद देखा। हालांकि मुकदमा दर्ज कराया, मैंने बरामद कराया, सब कुछ किया। चारपाई पे देहातों में आज भी अदवाइन के ऊपर जो है, जहां से मतलब यह है कि चारपाई कसी जाती हाँ, जब है, जो वहां पर पैताना होता है पैर पैर की तरफ। पैतियाना, जी जी जी, जी। वहां पर जो है वो पसमानदा तबका बैठेगा, सिरयाने नहीं बैठ सकता। आपने एक बहुत मैं एक बताई बार भूरा जी का जिक्र किया, उनका भूरा नाम था, पसमानदा समाज थे, वो मोटरसाइकिल ले आते हैं तो अशराफ वर्ग को ये मोटरसाइकिल भी उनका बर्दाश्त नहीं हुआ और उस गायब करा दिया गया। एक गायब बात करा आपने दिया, बहुत महत्वपूर्ण गुंडाई बताई। करके करा आप दिया। जी जी, आपने बताया कि जो जातिगत विभेद है, जातिगत भेदभाव है, इस पे हिंदू समाज ने बड़ा काम किया है। और एक बात आपकी बात से निकल आई कि इस मामले में हिंदू समाज बहुत ही स्वस्थ समाज है, और उसके तुलना में देखा जाए तो मुस्लिम समाज के अंदर बिल्कुल उसका स्वास्थ्य खराब है, सामाजिक न्याय बिल्कुल नहीं है। और जो है बीमार है मुस्लिम समाज, मैं समझता हूँ कि अगर उसकी तुलना की जाए तो हिंदू समाज, आपने ब्राह्मणों का भी जिक्र किया कि ब्राह्मण वर्ग से भी लोगों ने इस पे काम किया है, लेकिन मुस्लिम नहीं, समाज वहां में पर है, सर्वथा इसका अभाव मिला है। वहां पर जी एक वर्ग है जो खुल जी करके जो है वो समानता की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, ऐसी बात जी है। जी आपने देखा होगा जी ब्राह्मणों में मतों में भिन्नता भी बहुत पाई गई, लेकिन जी। यहां पर अशराफों में किसी के मत में भिन्नता पाई आपने? नहीं, जी जी, कभी बिल्कुल सही आपने बात कहा देखा आपने। जी जी। कि और अशराफों आपने में खुद कभी अपना भिन्नता आई? व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत अनुभव बताया, और एक भूरा पसमानदा की आपने बात की। मैं दर्शकों को बताता चलूं कि साक्षात्कार के इस अहम मोड़ पर वो अपने सवाल तैयार रखे। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, बहुत ही अनुभवी पसमानदा एक्टिविस्ट हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं, जिनके भैया अभी साहब, अनुभव के एक बात मैं खजाने हाजिर, में बहुत सी चीज है। मैं बात करूं तो दर्शक अगर मैं कोई एक सवाल लाइन पूछना की बात, चाहते हैं तो एक लाइन की आप बात अपना और सवाल कहना तैयार चाहूंगा। रखें। जी हाँ, परवेज साहब आप भैया कहें। साहब, एक बात और कहना जी जी, चाहूंगा बिल्कुल आप कहें। कि बात मुस्लिम की होती है, और मजहबी नाम के जो हमारे जो अशराफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब अपनी जगह पर जितने भी हैं वो प्रो अशराफ। मसलक में बटा जरूर है, जो बांटा है वो पसमानदा को ही इन लोगों ने बांटा। और मैं तो सीधी सीधी से एक बात ये कहता हूं कि हुजूर के आखिरी खुतबे के ऊपर दो लाइन का नहीं है, वो पूरा अपनी जगह पे सोशल जस्टिस का एक जो है वो पूरा एक कंपाउंड है। और उस सोशल जस्टिस के कंपाउंड पे जो नहीं चलता, मैं उसको मुसलमान मानने से इत्तेफाक नहीं रखता। बड़ी साफ सी बात है। तो इस चीज में आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि अगर मुसलमान जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं वो सब प्रो अशराफ हैं, अशराफवाद का ही दोहन करते हैं, और ये अपने नबी को भी उसका आखिरी खुतबे अपने को नबी का फॉलो नहीं कर, पालन पालन नहीं फॉलो नहीं करते हैं। करते ये इनका दिखावा है नबी का, कभी। लेकिन ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी जो है पालन नहीं करते। और आपके नजदीक ऐसे लोग जो अपने नबी को न माने, वो आपके नजदीक मुसलमान ही नहीं है। जी आपने बहुत किसी बहुत धन्यवाद सिलसिले में नहीं देखा परवेज हनीफ होगा, साहब का। जी जी जी, बोले, आप किसी कुछ कहना चाह सिलसिले रहे में नहीं देखा होगा कि थे। जी कि हुजूर के आखिरी खुतबे के ऊपर डिबेट हुई हो, जी। किसी मैंने उस पे तकरीर हुई हो, नहीं हुआ। जी बिल्कुल। परवेज हनीफ साहब, मैंने एक आर्टिकल लिखा है इस्लामी समता सच के आईने में। मैंने चूंकि आपने बराबर मेरा पथ प्रदर्शन किया है, तो मैंने आपकी ये पूरी नहीं बात नहीं, उस ऐसा नहीं है। आर्टिकल में आप उस आर्टिकल में आप लिखा बहुत है कि स्टडी करते हैं। परवेज हनीफ साहब ने देखिए, आप बहुत अनुभवी हैं, और मैं कहता हूं कि आपने मुझे ढूंढा सोशल मीडिया में, कहीं से मुझे ढूंढ के आपने मेरा नंबर लिया था, फिर आपने मुझे कांटेक्ट किया। इससे पता चलता है कि आप पसमानदा समाज को लेके कितने चिंतित हैं। और वो एक शेर याद आ रहा है कि ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मंजिल, आप ही मुसाफिर हूं मैं। तो आपने इस शेर को चरितार्थ किया। बहुत खूब। आपने नौजवान पसमानदा करताओं को ढूंढते रहते हैं, आपकी बराबर इस पर नजर रहती है, और आपने मुझे ढूंढा, मुझसे बात किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना सीनियर मोस्ट आदमी
मुझसे बात कर रहा है, और आप जब से लेके लगातार मैं समझता हूँ कई एक साल गुजर गए, आपने हम सब का दिशा निर्देशन किया है। और उस आप ये बात मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप खोल के कहें कि जो आखिरी खुतबा है उसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, और मैंने अपने आर्टिकल में आपके नाम के साथ ये आपकी बात को उद्धृत किया है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है जिसमें सोशल जस्टिस की बात है, जात बिरादरी के भेदभाव को हटाने की बात है, उसका ज़िक्र उसकी चर्चा मुस्लिम समाज का कोई संप्रदाय हो, कोई सिलसिला हो, चाहे वो सूफ़ीवाद हो, चाहे वो देवबंदीवाद हो, तो बरेलवीवाद हो, बिल्कुल शियावाद हो, सुन्नीवाद हो, कहीं उसका कोई ज़िक्र नहीं करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस नबी ने सोशल जस्टिस की बात की, उसी को ये नहीं फ़ॉलो करते हैं। परवेज़ हनीफ़ साहब, यहाँ हम एक नए सवाल की तरफ आते हैं, और चूँकि जी। पसमानदा आंदोलन को आपने बहुत समय दिया है, आप अपने जीवन काल के मैं समझता हूँ कि मैं डेवलपमेंट 35-36 साल। सेक्टर में भी काम करता हूँ। जी, मैं बहुत उसमें नहीं आपका आज तो, आप मेरिट रहा। तो बहुत बहुत मैं क्षेत्रों में आप काम अवार्डेड करते आदमी हूँ। हैं, लेकिन हम यहाँ हाँ, पसमानदा पे मैंने केंद्रित हैं, वुमेन। क्योंकि आप हाँ, जी जी। वाइल्ड लाइफ पे भी आपने बड़ा काम है, और लगातार शेर के साथ और शेरों का संरक्षण पे जो आपने अभी 2-3 दिन पहले आप बता रहे थे कि पीलीभीत को जो है पॉइंट आउट किया है टी गया बाई है। टू तो आप, टी हाँ, बाई तो टू आपका अवार्ड से एक, हाँ जी, तो मुझे आपका एक बड़ा सम्मानित काम किया है, गया उसमें। वन्य जीव में भी आपका काम है, और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी आपने बहुत काम किया है। लेकिन हम चूंकि पसमानदा पे केंद्रित है, तो मैं सवाल पूछने से पहले बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा था कि एक जी 35-36 साल का एक एक लंबा समय आपने पसमानदा आंदोलन के अंदर व्यतीत किया है, और उसमें बहुत उतार चढ़ाव आपने देखा है। आपने एजाज अली से लेके अली अनवर के पसमानदा महाज तक को देखा है। आपने जो है ज़ियाउद्दीन, वो ज़ियाउर रहमान अंसारी के मंत्रित्व, उनके जो साथ काम किया। मंत्रित्व से लेके जो है आप जो है वीपी सिंह के साथ तक का आपने काम किया है। इन सब बातों के साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पसमानदा आंदोलन के दृष्टिकोण से पूछना चाहता हूँ कि अभी जो पसमानदा आंदोलन की जो मौजूदा स्थिति है, आपको उसमें क्या लगता है कि उसमें किस तरह के सुधार और करने चाहिए, ताकि इस आंदोलन को सही दिशा और की तरफ ये आंदोलन चले? तो आपके जी अपने दृष्टिकोण में पसमानदा आंदोलन जो इस वक़्त देश के अंदर, मैं समझता हूँ कि 1 दर्जन से ज़्यादा संगठन है पसमानदा जी। के, तो पसमानदा आंदोलन को आप किस तरह से देखते हो? उसमें किस तरह का सुधार आप चाहते हैं कि इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो पसमानदा आंदोलन की एक धार, एक गति मिलेगी? जी, देखिए, एक जमाना था, एक वक्त था, मोमिन कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। अपनी जगह पर इतने वो संगठन बन गए कि अपनी जगह पर वो कोई ठोस नतीजा नहीं दे पाए, जोड़ नहीं पाए। पसमानदा आंदोलन में भी संगठन तो कई बन गए, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज भी ये पसमानदा आंदोलन जो फेसबुक या सोशल मीडिया पे या बयानों पे, या हम लोग जो समाज की जो स्थिति है, या जिन जिन जगहों पर हम हर्ट होते हैं, या जो चीज जरूरी है उसका चर्चा कर लेना भर है, ये भी अपनी जगह फर्स्ट स्टेज है। लेकिन पहली स्टेज आखिरी स्टेज नहीं हुआ करती। अभी तो इसमें कई स्टेजेस जो है वो अपनी जगह वेटिंग में है, और उन पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, अवेयरनेस तो काफी हो गई, लोग पसमानदा आंदोलन को समझने लगे। हमारा हिंदू भाई भी समझ रहा है, मुस्लिम भी समझने लगे, और अशराफ भी समझने लगे, इदारे भी समझ। 72 साल में ये जो 7-8 साल से 9 साल से जो पसमानदा आंदोलन के नाम के ऊपर जो एक अ, हुकूक के लिए, बराबरी के लिए ये जो आंदोलन किया गया, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हम आखिर किसके लिए कर रहे हैं, रिजल्ट्स क्या है। देखिए, जब चुनाव होता है तो हम कई बार देख चुके हैं, इसमें 2 चुनाव हो गए बीच में। अगर 10 साल पसमानदा को लगा लीजिए आप आंदोलन को, तो करीब 10 साल हो गए। और एजाज साहब का वक्त लगा लीजिए तो और 5 साल मिला लीजिए, 15 साल हो गए। लेकिन इन 15 साल में जितने चुनाव हुए उनमें रिजल्ट्स अपनी जगह होपलेस क्यों है? क्यों नहीं आप पे जो है हुक्मरानों का जो है वो भरोसा बढ़ता? क्यों नहीं वो ये समझते कि हाँ, ये अपनी जगह वोट बैंक, आज के दौर में छोटी से छोटी जातियों का जो वोट बैंक है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको
सत्ता में भी भागीदारी है, सब कुछ है। लेकिन ये पसमानदा मुस्लिम का क्यों ऐसा है? इसकी वजह यह है कि हम लोग ऊपरी स्तर के ऊपर जो है वो बात करते हैं, लेकिन जो असली बात है वो ये है कि हमारे पास कोई कैडर नहीं है। देखिए, बीएसपी के पास कैडर, बीजेपी के पास कैडर, लेकिन देखिए ये लोग एक मिशन को लेकर के चले, दलितों को लेकर के जो है वो मान लीजिए कि मायावती चली, और पिछड़ों को ब्रांडिंग करने में जो है वो मुलायम सिंह चले। तो इन लोगों ने जो ब्रांडिंग करके किया, तो इनके साथ में अपनी जगह पर कुछ तो था, लेकिन हम उनका आदमी वहां खड़ा तो रहता है ब्रांडिंग के लिए। हमारे लोग जो हैं वो जो चुनाव में होते हैं, जो चुनाव में वोटर होते हैं, इनको कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं, ये नहीं जानते कि पसमानदा हिंदुस्तान में स्ट्रक्चर क्या है, मुस्लिम की हालात क्या है, हमारी डिमांड क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी मुख्य मांगे क्या है, हमारी बेसिक नीड क्या है। सरकार के इतने प्रोग्राम आते हैं, सरकार के इतने डेवलपमेंट प्रोग्राम आते हैं कि उसके बावजूद भी आप कुछ अपना भी तो बना के देखिए। सरकार ने कह दिया कि ठीक है आपको हम वजीफा देंगे, सरकार ने कह दिया ठीक है हम आपको मोदी मकान दे रहे हैं। जिन्होंने कभी मोदी को वोट नहीं दिया वो भी मोदी के मकान के लिए लाइन पे लगे हुए मोदी का मकान दे रहे हैं। तो ये सब चीजें अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब मिल रही उन लोगों को, लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद में कितना और है जो नीड बेस्ड लीडरशिप ऐसी है जो जिसने दिया हो। पसमानदा को नीड बेस्ड बनाने के लिए हमको जो है वो आज नौजवान पढ़ा लिखा आज ये नहीं कह सकते कि सब जाहिल है। हमारे दौर की परेशानियां दूसरे थी, आज के दौर की परेशानियां दूसरी है, आज के दौर के चैलेंजेस दूसरे हैं। आपको ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा। ये पंचायत राज है जनाब, पंचायत राज पीआरआईज जो है, जो पहली एजेंसी होती है, इस एजेंसी में अगर पसमानदा घुस गया, और घुसने के बाद देखिए गांव में लड़ाई जो है वो गली की, घूरे की, कूड़े की, नाली की, और खाने की, भ्रष्टाचार की, सारी सब चीजें मुद्दे आते हैं। और बिरादरी का भी मुद्दा आता है, बहुमत का भी मुद्दा आता है, किसकी आबादी कितने ज्यादा। दूसरी बात ये मान लीजिए पिछड़ी सीट हो गई, तो पिछड़ी सीट में जो है वो भाई अंसारी, मंसूरी और ये भिश्ती और ये इस तरीके की जो है वो मुस्लिम्स में जो है आजमा सकते हैं। तो वो जब अपनी जगह चुनाव में आजमाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक कम से कम कुछ तो मुद्दा बनेगा। अब आपका वहां कैडर वगैरह होगा तो वो तो गुदगुदा देगा, वो तो वहां पर जो है वो कहेगा नहीं 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 जब वोट पड़ना चाहिए। आपके वोट भी कोई 10 खरीद लेता है, कोई 20 खरीद लेता है, कोई 40 खरीद लेता है, आपके बीच में ही लड़ा देता है। आप अपने ही उम्मीदवार को कहते हो अरे भाई बताओ इसको क्या जरूरत है। एक दौर था जब पहले कहा करते थे लोग पंडितों को प्रधान बना देते थे, चाहे पंडित का एक घर है लेकिन प्रधान पंडित जी होंगे। क्या वजह थी? वजह ये थी लोग कहते थे कि 4 कुर्सियां तक तो है नहीं, अधिकारी आ जाएगा कौन बैठाएगा इनको। और हमारे पंडित जी जो है उनके पास कुर्सी भी है, बैठका भी है और सारा सब कुछ है। पंडित जी जो है चुनाव होंगे निर्विरोध चुनाव जीतते। आज कोई जीत रहा है तो, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अगर मतलब यह पसमानदा के जो है 150 घर है और अशराफ के 4 घर है, आज भी बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी है। जी सैयदों जी के मकान पूरे गांव में एक दो से ज्यादा नहीं होते, 4 6 जी से ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन और जो अशराफ है और भी हैं, हम खाली सैयद को नहीं कहते, जिसके अंदर अशराफियत है और अपने आप को सुप्रीमेसी है और हकीकत को तस्लीम नहीं करता है और बराबरी की बात नहीं करता है, अवसर नहीं जी देता है, तो वो जी अब क्या जी उसके बहुत अंदर बहुत एक ही जहनियत महत्वपूर्ण बनी। महत्वपूर्ण बात बताई परवेज साहब, परवेज हनीफ जी आपने, कि कैडर बिल्डिंग पे काम करना चाहिए पसमानदा आंदोलन को। ये जो मेरा सवाल था कि इसके अंदर कैसे वही इम्प्रूवमेंट किया लड़ेगा, जाए, वही तो लड़ेगा, आपने वही कहा कि संघर्ष कैडर करेगा। बिल्डिंग होनी चाहिए और गांव गांव गली गली में जो है कैडर तैयार करने चाहिए। वो कैडर ही असल होता है, और जब तक कैडर नहीं होगा पसमानदा आंदोलन में वो धार पैदा नहीं हो पाएगी। नहीं, इसका मैं फायदा दर्शकों से किसको फिर बता पहुंचेगा? दूं, एक इमामुद्दीन साहब ने एक कमेंट किया था, जो है कि वो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है कि आप ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उन्होंने अपनी व्यथा भी लिखी है, मैंने अभी कमेंट को किया था। अब मैं चूंकि बहुत वक्त हो चुका है और हमारी कोशिश रहती है कि घंटे भर के अंदर प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए। अगर कोई दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं तो बिला झिझक वो सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल परवेज हनीफ साहब बहुत अनुभवी हैं, वो उनके सवालों का जवाब देने पे तत्पर भी हैं और तैयार भी है।
मैं अब अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। हमारे पास बस 2 सवाल और बचे हैं। पसमानदा और पसमानदा आंदोलन का भविष्य, जो इस देश का पसमानदा है, जो कुल मुस्लिम आबादी का 90% है और जिसकी कहीं कोई भागीदारी नहीं है, उस पसमानदा समाज की और पसमानदा आंदोलन का भविष्य आप किस तरह देखते हैं? परवेज साहब। देखिए, अपने यहाँ एक बड़ी पुरानी मिसाल है भैया साहब। लोग कहते हैं जी। 100 साल में तो घूरे के भी दिन बदल जाते जी, आप अक्सर इस बात को कहा करते हैं। जी, जी। हैं। जी। 100 साल में घूरे के भी दिन बदलते हैं। हमें लोकतंत्र को 72 साल हो गए। जिस स्थिति में हम पहुंचे हैं, अवेयरनेस की स्थिति में पहुंचे हैं, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सोशल रेवोल्यूशन जो होता है, उसकी पहले जी, जो जी। है वो एक डीपीआर जैसे नहीं होती, किसी बिल्डिंग की पहले नींव बनती है, सब कुछ है। तो ये जी, जी। पसमानदा आंदोलन से नींव तैयार हो, जी। लोग समझने लगे, जानने लगे हैं। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में अब जो प्रधानी के चुनाव होने जा रहे हैं, जो अप्रैल में हो जाएंगे, आप देखिएगा, मेरी एक पहले की पूर्व घोषणा है कि इसमें अच्छा खासे पसमानदा निकल करके पसमानदा नाम पे जीत करके आएंगे। एमएलए आए ना आए, ये तो टिकट देने वालों के ऊपर है, वो क्या करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में सियासत में इतना जरूर पता चल जाएगा कि इस पसमानदा को अब और ज्यादा टाला नहीं जा सकता। ये वही लोग हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान का आंदोलन किया, और उसके बाद में उस आंदोलन के लिए उन्होंने उन लोगों से भी साठगांठ की जो लोग हिंदुस्तान में जो है वो चाहते थे कि साहब किसी तरीके से ये अशराफ वर्क की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये पाकिस्तान अशराफ, बनवाया और और जी, यही जी। और यही अशराफ जो है, जो जमीन वाले थे, जो जायदाद वाले थे, इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में वहां मिला न मिले, यहाँ पर हम सरकार चला रहे हैं, पसमानदा से जो है वो खेत जुतवा रहे हैं, यहाँ पर अगवाड़ा पिछवाड़ा हमारा है, यहाँ पे हमारी बनी हुई है, तो हम इस जगह को क्यों छोड़ के जाएं। वो सब कांग्रेस में फांद पड़े, और कांग्रेस में जाने के बाद उन्होंने एक पैरेलल प्लेटफॉर्म पाकिस्तान की तरीके से यहाँ पे भी 72 साल में तैयार कर लिया। वो प्लेटफॉर्म जी, टूटे, जी। वो प्लेटफॉर्म बहुत टूटेगा, और आप देखिए जी, यही बहुत-बहुत पॉलिटिकल पार्टी जी, आने वाले वक्त में बहुत-बहुत टिकट भी देंगे, जी, जब नीचे बहुत-बहुत से धन्यवाद मजबूत परवेज होगा, हनीफ साहब। कैडर होगा। आप पसमानदा का भविष्य आप बहुत उज्जवल देखते हैं। आपकी बात से बात निकल के आई कि घूरे के दिन भी बदलते हैं, तो पसमानदा के दिन भी ज़रूर बदलेंगे और आपने एक भविष्यवाणी की। मैं दर्शकों को बताता चलूँ कि अभी जो पंचायत का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, परवेज हनीफ साहब की भविष्यवाणी है कि इसमें अच्छे खासे पसमानदा संख्या जीत कर आएँगे। हम उम्मीद करते हैं कि पसमानदा लोग जो है पसमानदा लोग और पसमानदा आंदोलन परवेज हनीफ साहब की इस भविष्यवाणी को सच साबित करेंगे। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक एक सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया है परवेज साहब। लोग ये सवाल ये है कि पसमानदा आंदोलन के विमर्श को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं पर पसमानदा आंदोलन के दूसरे धड़े जी के जी लोग भाजपा एजेंट, जी जी काफिर, पैसे जी। पर बिके लोग जैसे आरोप लगाते हैं। अगर अच्छा उन लोगों का अच्छा, मैं विरोध जी किए जी जी, जाए तो पसमानदा आंदोलन में फूट पड़ बहुत जाएगी। तो अच्छी बात कैसे इसको है। ये देखा कोई, जाए? देखिए ये ये बड़ा कोई नई महत्वपूर्ण बात नहीं, नहीं, बहुत ये अच्छी बात है। इसमें परवेज साहब ये सवाल है कि अगर मैं उनको जवाब दे काउंटर रहा हूँ, किया मैं जाए। जवाब दे रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं हाँ, जवाब दे रहा ये आखिरी आखिरी लाइन, अगर उन लोगों को विरोध किया जाए तो पसमानदा हूँ। आंदोलन जी, में फूट पड़ मैं ये जाएगी। कहता इस पे आपकी क्या राय हूँ। है? जी, 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 बताएं। देखिए, जब पसमानदा लीडरशिप की या हिस्सेदारी की बात करता है, तो बीजेपी आ जाती है। सवाल जी, यह है कि अच्छा, बीजेपी की ही बात कर रहे हो, आज बीजेपी के पास कौन लोग, बावजूद इसके कि उनकी कोई औकात नहीं है, कौन लोग हैं, 2 वोट नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज है। मैं एक बात कहता हूं, बीजेपी की जो बात कहते हैं, क्या वो लोग ये कह सकते हैं कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? क्या बीजेपी वो पार्टी नहीं है जिसके 360 सांसद हिंदुस्तान से जीत करके पहुंचे हैं और दोबारा पहुंचे हैं? हम किसी को दुश्मन मान करके नहीं चल सकते, हम गालियां दे करके किस सियासत के जो है वो बेल बो रहे हैं। ये वही काम सब हो रहे हैं जो बंटवारे के वक्त में अशराफ ने किया, यही चीज है। और हकीकत में अंदर से पूछा जाए तो ये बीजेपी के समर्थक आज ओवैसी क्या कर रहे हैं, ओवैसी क्यों नहीं कहते? आज कितने लोग ऐसे हैं जो यही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक सामाजिक आंदोलन है, सियासत में भागीदारी एक हमारा जो है वो एक हिस्सा है।
एक उसका कंपोनेंट है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, पसमानदा मुस्लिम्स को डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। सरकार के साथ में जो है, जी जो यहाँ विकास के यहाँ कार्य हो उसमें हिस्सेदारी। जी प्रवीण साहब, यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है। पीलीभीत में आपने पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, बाज़ाब्ता पसमानदा गांव में घूम घूम के आपने मीटिंग करके पसमानदा को यूनाइट करके और भाजपा कैंडिडेट को टिकट देने के आपने अपील किया था। बहुत इसकी आलोचना भी हुई थी। तो एक चूंकि आपकी बात से प्रसंग याद आ गया, तो मैं दर्शकों को याद दिलाता चाहूँ कि पूरे पीलीभीत में परवेज हनीफ साहब ने पसमानदा लोगों को इकट्ठा करके गांव गांव में जो है दौरा करके और लोगों को मोबिलाइज किया कि इस समय हमको जो है भाजपा कैंडिडेट को खुलेआम उन्होंने पसमानदा की तरफ से सपोर्ट किया था और वो कैंडिडेट जीत के भी आया। जी जी, देखिए, जी परवेज बात साहब। ये थी कि अगर अपना आदमी, मुस्लिम कह लीजिए, जिसकी बात कही जाती है, उसके मुकाबले में अगर कोई हिंदू उम्मीदवार बेहतर है, तो क्या हम मुस्लिम उम्मीदवार समझ करके जिसने जुल्म किया हो, जिसने पसमानदा को जो है वो अपने पांव की जूती समझा हो, जो अगर बहुत से ऐसे पसमानदा भी हैं जो पसमानदा एक बाईकास्ट या उस चीज को तो है, लेकिन उनकी जहनियत अशराफियत भरी हुई, और इसी तरीके के एक अशराफियत जहनियत का जो है वो शख्स खड़ा हुआ था, और उसने पसमानदा को ये कहा कि क्या ये बीजेपी को वोट दे दें। अरे, हमने कहा कि अगर तुमको हराने के लिए बीजेपी को सपोर्ट करना पड़े तो बीजेपी से अच्छा उम्मीदवार है उसको जिताना, और उसके लिए जी बाकायदा काम किया। और हम इस चीज को ये नहीं करते, आप किस जगह ले जाना चाहते हैं मुल्क की सियासत को, हमें ये बतला दें। बीजेपी को गाली ही देते रहो, बीजेपी कोई अछूत है, ये सब चीजें किस तरीके से मानी जा सकती हैं, जहां हम 15%, और 15% में 2-3%, 5% अशराफ को छोड़ करके दरवाजे किसके नहीं है, दरवाजे पे खिड़कियां किसकी नहीं है, पसमानदा की नहीं है। बेरोजगार कौन है, पसमानदा है। वो तो ये कहिए कि मालिक ने, अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा करम किया कि पसमानदा आर्टिजन है, वो एक हस्तशिल्पी है, किसी ना किसी ऐसे काम में लगा हुआ है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही, ले रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, पढ़ा नहीं पा रहा है। जो समाज में छलांग लगाई जानी चाहिए, जो डेवलपमेंट का जो उसका जो एक सिस्टम है जो हो रहा है, वो चीज उसको भले ही ना मिले, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि उसको रोटी ना मिले। रोटी वो अपनी सनत से, अपने हैंडक्राफ्ट से कर रहा है। और देखिए, जी हिंदुस्तान में बंटवारे के बाद में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो इसी पसमानदा का हुआ जी जी है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जहां पसमानदा समाज का हित होगा उस हिसाब से हम अपने नीतियों का निर्धारण करेंगे। पीलीभीत में मैं जब गया था, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तो वहाँ एक बहुत ही वयोवृद्ध 75-76 साल के एक साहब मिले, जो बिल्कुल उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे अपने जीवन काल में किसी अशराफ को कभी वोट नहीं दिया है। मुझे वो प्रसंग याद आया, तो मैंने सोचा दर्शकों से मैं उसको शेयर करूं। आप मुझे उनसे मिलाने ले गए थे, तो उनकी बात है कि उन्होंने कभी किसी, वो हिंदू को वोट देना पसंद करते हैं, लेकिन किसी अशराफ को कभी उन्होंने अपने जीवन काल में, 75-76 साल के उस वयोवृद्ध व्यक्ति ने कभी अपने जीवन काल में किसी अशराफ को वोट नहीं दिया है। चूंकि समय बहुत हो चुका है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है। मैं समझता हूँ कि काफी मुश्किल सवाल भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सवाल वो लूं। परवेज साहब, जी, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप भाजपा सरकार से पसमानदा संवाद को समर्थन करते हैं? यानी भाजपा सरकार पसमानदा से अगर बातचीत करती है तो क्या आप इसको समर्थन करते हैं? इसी में जुड़ी हुई और आगे की बात है देखिए, कि फिर अगर आप इसको पसंद करते हैं तो फिर आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आप भाजपा के एजेंट हैं। भाजपा पर यह आरोप है कि यह मुस्लिम विरोधी पार्टी है जिसका मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस पे आपकी क्या राय है परवेज साहब? देखिए, पहला यह है कहने कि को तो आप कहीं से जी जोड़ घटाव कर दें। ये जी जुबान जी है, इसको कहीं जी से जोड़ा जा सकता है, कहीं से घटाया जा सकता है। ये दिमाग है, इसको कहीं पे कुलांच दी जा सकती है। हकीकत यह है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम बराबरी की बात करते हैं, जब डेमोक्रेटिक पैटर्न की बात करेंगे, हम जब संविधान की परिभाषा की बात करेंगे, तो हमें किसी
पार्टी का गुलाम होकर के रहने में, जैसे कि ये कहा जाता था पिछले दौर में कि वोट बैंक मुसलमान कांग्रेस का, और ये बना रहा। शेड्यूल कास्ट निकल गया, ओबीसी निकल गया, कहाँ जमीन पे आ गए, माइनॉरिटीज निकल गया। माइनॉरिटीज जो थी वो बेचारी पिछड़ों के चक्कर में जो है वो समाजवादी पार्टी के पास गई कि भाई ये पिछड़े को सबको उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पता चला कि साहब 27% का आरक्षण सब यानी एक जाति विशेष पे ही चला गया। पता चला कि नहीं साहब, मायावती जी बहुत दलितों की बात करती हैं, दबे कुचलों की बात करती हैं, बड़ा कैडर होता है। पता चला कि साहब उसमें भी जो एक जुलाहा होता था, आपको एक बड़ी खास बात बताऊं, मायावती जी के कार्यकाल में हिंदू जुलाहा जो है वो शेड्यूल का, और बाकायदा उसको जो है वो रिजर्वेशन 341 में उसको प्राप्त है, बहुत से स्टेट्स में। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक आपको ध्यान होगा, बिहार में सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश हुआ था, जिस आदेश के तहत वाल्मीकि और बक्खो बंजारे का एक मामला जो है वो जी जी हुआ, बिल्कुल। और वो जी अपनी जगह चुनाव लड़ा रिजर्व सीट जी से। जी तो इन लोगों ने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नकल में जो है कोई रिट हो जाए, और उत्तर प्रदेश का जुलाहा जो है वो कहीं मतलब यह है कि इसमें जो है वो ना आ जाए 341 में चुनाव में। तो मुस्लिम धर्मावलंबी जुल्हा की बात कर उसमें रहे हैं। धर्म, जी हाँ, जुलाहा ना आ जाए। जी। तो आप ये देखिए कि मायावती ने बाकायदा एक कानून बना के, ऑर्डिनेंस बना के किया कि उत्तर प्रदेश में चूंकि कोई जुला हिंदू जुलाहा नहीं है, इसलिए इसका जो है वो खत्म किया जाता है शेड्यूल कास्ट का स्तर। तो ये जी क्या है, ये है कि आप देखिए कि जिसको दलित की बात करते हैं तो वो आपको पसंद नहीं करता। अगर आप आओगे तो उसके हिस्से में आप जो है रोटी खाओगे, उसके दस्तरखान पे बैठना पड़ेगा। आप वो मान लो 21 रोटी खा रहा है, तो 21 रोटी में दो चार छह रोटी आप खाओगे तो उसके पेट पे असर पड़ेगा। पिछड़े की बात करोगे, पिछड़े के पास जाओगे तो वो ये पिछड़ी जो सरकार के जो नेता हैं वो ये कहेंगे साहब हमारा हिस्सा खा लेंगे। 27 में अगर 9% जो है वो ओबीसी मुस्लिम है, तो वो ये खा लेगा, यार ये बड़ी मुसीबत हो गई, हमारे लोग नाराज हो जाएंगे। तो वो अपने अपने को जातिवादी उसमें जा करके उन लोगों ने अपने आप को ये स्थिति कर दी कि आज कोई इस, वो तो चूंकि अल्टरनेट नहीं है मुस्लिम क्या जाने, और वो उस चीज को जो है वो फिर वहां चला जाता है। आज जैसे बात हो रही कि नहीं भाई समाजवादी पार्टी को मुसलमान को वोट जाएगा, तो ये वही पुराने जज्बाती उस तरीके। लेकिन होश की बात नहीं है। होश की बात यह है कि हम डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, हमको चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर पसमानदा को हिस्सा दिया जाता है, अगर पसमानदा के हक में काम होते हैं, अगर पसमानदा के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अपनी जगह पर होते हैं, बजट उनके लिए होता है, तो हम उनके साथ हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम उस सियासत को पसंद जी नहीं करते जिसमें गाली दे करके जो है वो ट्रीट किया जाए और जज्बाती जी तरीके से वोट मिले। बिल्कुल। आपने मुसलमान कब तक पस, वोट बैंक बने? जी पसमानदा एटीट्यूड का बिल्कुल एटीट्यूड को साफ कर दिया। क्योंकि अब समय बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी फिर एक सवाल आ गया है मैं दर्शकों का, मैं चाहता हूं कि ये सवाल आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। वो कह भी रहे हैं कि ये उनका आखिरी सवाल है। अशराफ साथी पूछते हैं कि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण तो सरकार देगी, आप उनसे पूछे हमसे क्यों सवाल करते हैं, हम कैसे कसूरवार हैं। नहीं, ये उनसे जी सवाल नहीं किया गया, कहीं किसी ने नहीं कहा। सवाल इस बात का है कि जिम्मेदार तो अशराफ है। तीन तीन कैबिनेट में मुस्लिम मिनिस्टर्स रहे, पहली सरकार जो बनी वो तीन केंद्र सरकार। जी केंद्र सरकार में। लेकिन जी और मौलाना आजाद रफी एजुकेशन अहमद मिनिस्टर, किदवई। जी 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 एजुकेशन मिनिस्टर तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बने। आप ये समझिए, इसके बावजूद भी पार्लियामेंट में जब 1956 में बहस हो रही है और हिस्सा देने की बात हो रही है सिखों को 341 में, तो ये मुस्लिम अशराफ एमपीज जिनको पसमानदा ने जिताया था, क्योंकि वो तो जाहिल थे, लठ थे, आप काबिल थे, आप जमींदार थे, आप सब कुछ थे, आपका हैसियत थे, आपका मर्तबा था, 800 साल आपने सरकार हिंदुस्तान की मुगलों के साथ में चलाई थी, आपके अंदर सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो आपने क्यों नहीं उस वक्त एक भी एमपी ने आवाज मुस्लिम ने उठाई होती कि नहीं साहब अब मुस्लिम को भी साथ लीजिए, आप ये कैसे काम कर रहे हैं? सवाल ये कि उसमें तो 341 में जो धार्मिक प्रतिबंधी हटने की बात थी, चाहे उसका फायदा
ईसाई को पहुंचता, चाहे मुसलमान को पहुंचता, चाहे किसी को पहुंचता। तो इतना जी कोई कानूनी जिद नहीं था। आज सलमान खुर्शीद बहुत बड़े जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो एडवोकेट हैं आज, और गुलाम नबी आजाद बहुत बड़े काबिल आदमी है आज, वो गुजरात के जो है वो जो कांग्रेस को जो है वो गाइड करते तो वो हैं। ये सारे सब लोग जो है कि क्या इतना नहीं जानते? तो 1991 में नवबौद्धों को शामिल किया गया, और शामिल करने के बाद जो है वो तब भी कोई पार्लियामेंट का मेंबर जो है नहीं बोल सका। मुझे फक्र है कि मैंने पार्लियामेंट में इस बहस में इसमें बहस कराई, जी, बहुत बहुत और शानदार, बहुत बहस हुई महत्वपूर्ण बात बताई आपने। सत्यनारायण जटिया के वक्त में भाजपा की ही सरकार में इस पे बात हुई। हनान मुल्ला के अलावा जो है कोई मेंबर पार्लियामेंट ऐसा मुस्लिम नहीं था जिसने इस पे कहा हो कि हाँ, बात सही। बिहार के सांसदों ने जरूर ये बात कही कि हाँ ये चीज होना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि आप खामोश में, तो हम किसको कहेंगे? हम किसको कहेंगे? उन्हीं एमपीज को कहा जाएगा। उसमें कोई एमपीज कौन थे? हाँ, प्रतिनिधित्व तो आप जब कर रहे हैं, सारे जियाउर रहमान मुसलमानों का ठेका जी, आपने ले रखा है, तो जिम्मेदारी भाई भी तो लीडर आपकी आप हो, बनती है, कसूर भी तो आप ही का बनेगा। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। नहीं इदारे आपके, फतवे जी आपके, मुसलमान जी आप कहो तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। तो जी, सवाल ये कि बहुत सारी बहुत जब बहुत खूब कहा। पावर्स आपने जो है जी वो ले ली, जी जी। हम्म। तो अब सवाल ये है कि ये भी झेलोगे? आप नहीं झेलोगे तो कौन झेलेगा? इसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम उस जी अशराफ का बड़ा स्वागत करते हैं, और मुझे बहुत से अशराफ बुजुर्गों की बड़ी दुआएं मिली हुई, ये भी आप समझ लीजिए फैयाज साहब। जी 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 वो ये तक कहते हैं कि जो परवेज हनीफ का नहीं, जो परवेज हनीफ का नहीं वो हमारा नहीं। तो अब सवाल यह है कि चूंकि एक राजनीति में जो लोग हैं और धर्म के जो एक अपनी जगह सिलसिले और जो बन गए हैं, मसलक बन गए हैं, ये सब कोई नहीं चाहते किसी तरीके से पसमानदा हुए। ये सब इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसीलिए तो सऊदी अरब के जो है वो शेख ने कहा कि हिंदुस्तान में तो कन्वर्टेड मुसलमान है, मुसलमान है कहाँ? वो इनको कहाँ मुसलमान मानते? तो जी असली मुसलमान तो वो है, फिर मैं वो बात कहता हूं, जो जी। अपनी जगह हुजूर के आखिरी खुतबे पे सोशल जस्टिस को मानता हो, और हिंदुस्तान के संविधान का आप जो है परिभाषा देखिए, वो कुरान है बिल्कुल। आप कुरान के जो है लेसन ले लीजिए, हुजूर का आखिरी खुतबा ले लीजिए, और हिंदुस्तान के संविधान की परिभाषा ले लीजिए। भले ही चाहे उस पर उतना वो अमल ना हो रहा हो, लेकिन जो लिखत पढ़त में है वो अपनी जगह जी, कुल मिला के तो ये सामाजिक न्याय जो है उस पे बात होनी जी चाहिए, और सामाजिक न्याय की सर्वथा अभाव है मुस्लिम बिल्कुल समाज में। अब मैं बिल्कुल समझता हूँ बिल्कुल। कि समय भी बहुत हो गया, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, इसलिए उस सवाल को लेना हमारी मजबूरी थी। अब चलते चलते हम कार्यक्रम को खत्म करने से पहले पसमानदा डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार में आप सुन रहे हैं, इस वक्त हमारे अतिथि हैं परवेज हनीफ साहब, जो वरिष्ठ पसमानदा कार्यकर्ता हैं, वन्यजीव कार्यकर्ता हैं, अधिवक्ता हैं, और उनसे हम अब तक बात कर रहे थे। और चलते चलाते क्लोजिंग रिमार्क के तौर पे परवेज हनीफ साहब, आप पसमानदा कार्यकर्ताओं के लिए, खास तौर से विशेष रूप से जो नौजवान पसमानदा कार्यकर्ता हैं इस देश में, जो बहुत कुछ अपने कुर्बानी देके दांव पे लगा के कार्य कर रहे हैं, उन नौजवान पसमानदा कार्यकर्ताओं, पूरे पसमानदा कार्यकर्ताओं, खासतौर से विशेष रूप से नौजवान पसमानदा कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल दो तीन शब्द, दो तीन लाइन में आप अपना संदेश बताएं कि वो उन नौजवान कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या संदेश देखिए, उनको स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो 72 साल में सामाजिक अन्याय हुआ है उसकी जानकारी होना चाहिए, और जो विकास के कार्यक्रम है उनकी जानकारी होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो सत्ता में भागीदारी के लिए जो है वो पूरे प्रयास करना के लिए होना चाहिए, और एक कैडर इसके लिए हो, एक बाकायदा प्रोग्राम हो। 2-3 दिन बैठे हम लोग कम से कम, और बैठने के बाद जो है ग्रास रूट पे काम करें। अगर ग्रास रूट पे काम नहीं होगा है? जी तो कुछ नहीं होगा। जी, ग्रास रूट पे बहुत काम बहुत जरूरी धन्यवाद। है, वो नौजवान ही करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी परवेज हनीफ साहब। आप पिछले 1 घंटे से भी ज़्यादा समय से हमारे साथ बने हुए हैं। आपने
अपने शिक्षा से लेके, अपने सामाजिक आंदोलन से लेके, राजनीतिक कैरियर से लेके, पसमानदा आंदोलन में उतार चढ़ाव से लेके तमाम पहलुओं पे, और जो मुस्लिम समाज में भेदभाव है, आपने अपना उदाहरण दिया। आपने भूरा पसमानदा का उदाहरण दिया, उनकी बाइक का उदाहरण दिया। आप बहुत देर से चर्चा कर रहे थे, बहुत ही अनुभवी, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे भारत में पसमानदा आंदोलन की सरपरस्ती आप कर रहे हैं, अभिभावक हैं पसमानदा आंदोलन के। आपने अपना समय निकाला, आपने हमको समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप परवेज हनीफ साहब, पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को मैं बता दूं कि आज पसमानदा डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम में, साक्षात्कार में, हमारे साथ परवेज हनीफ साहब जुड़े हुए थे, जो बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ पसमानदा कार्यकर्ता हैं। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त किया जाता है। हम फिर अगले दिन फिर कभी इस साक्षात्कार के विशेष कार्यक्रम में फिर किसी नए मेहमान के साथ पसमानदा आंदोलन को जानने समझने पे फिर हम चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।